आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आज हम आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी का। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 1 से 35 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। अब 36वां क्वेश्चन है वो करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रीट है, चाहे स्टेट है, चाहे सीटेट है, सभी के लिए उपयोगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल या रीट में आते हैं या सीटेट में आएंगे या स्टेट में आएंगे। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी होता है, उसमें साइकोलॉजी का पार्ट है, वो सभी में लगभग सेम टॉपिक होते हैं लगभग। तो ये मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो 36 नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 36 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का इनमें से कौन सा ऑप्शन ध्यान रखता है, यही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, बालक कल्पना करके खेलता है, बालक समूह में खेलता है, उपयुक्त सभी। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, इसमें ये बात पूछी गई है, सामाजिकता का विकास होता है। तो देखिए स्वतंत्र होगा, अकेला खेलेगा तो बालक यहाँ सामाजिकता का विकास नहीं होगा, मतलब पहला नहीं आएगा। तो लास्ट ऑप्शन भी गलत है। कल्पना करके खेलेगा और दूसरा है समूह में खेलेगा। तो सामाजिकता का विकास आपको पता है समूह में रहकर ही हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के आधार पर विकास का श्रेय दिया जाता है पेस्टालॉजी, आर्मस्ट्रांग, फ्रायड, स्किन। तो स्किनर है, ये स्किन नहीं है, स्किनर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें? ऑप्शन इसमें ए है वो सही हो जाएगा। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के आधार का श्रेय पेस्टालॉजी को जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है किसने? राधाकृष्ण ने, महात्मा गांधी ने, कुपुस्वामी ने, प्लेटो ने। तो ऑप्शन इसका बी सही है। शिक्षा को सर्वांगीण जो विकास है, महात्मा गांधी के अनुसार बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक यानी सभी प्रकार से विकास है वो होना चाहिए, उसी को विकास माना है। इन समग्र रूप से शिक्षा का जो कारण है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास के दायरे में महात्मा गांधी ने लिया है, यानी सभी प्रकार से बच्चे का विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने माना है? ठीक है, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने माना है? अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या लॉक ने? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, प्लेटो ने। प्लेटो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? 42 नंबर क्वेश्चन है। बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सभी। तो आई होप इसका क्वेश्चन तो आंसर सभी को पता होगा। बालक इसका केंद्र बिंदु होता है। तो जो शिक्षा का मुख्य केंद्र या चाइल्ड सेंटर्ड जो प्रोसेस जिसको नाम दिया गया है हमारे हिसाब से, तो ये छात्र को केंद्र में मान करके ही शिक्षा दी जाती है। अगला है संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो हमने पीछे क्लास में किया भी था। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा विलियम वुंट। संरचनावाद के जो जनक है वो विलियम वुंट को, और इन्होंने ही सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का आरंभ है वो किया था या खोली थी। तो विलियम वुंट इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है संरचनावाद में संशोधन करके किस वाद का जन्म हुआ था? 44 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद। संरचनावाद में संशोधन करके किस वाद का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है?
वो है कोहलर, वर्दीमर, कोफका। ये तीनों मुख्य हैं और तीनों ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो कोहलर का नाम इसमें मुख्य रूप से आता है, इनके साथ कोफका और वर्दीमर नाम भी जुड़े हुए हैं। तो ये गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब समग्र रूप से होता है, समग्र का मतलब संपूर्ण, उसको एक साथ। तो ये इसके अगला है, व्यवहारवादियों ने किसे श्रेष्ठ माना है? व्यवहारवादियों ने किसे श्रेष्ठ माना है? बालक को, वातावरण को, शिक्षक को, शिक्षण विधि को। तो कोई व्यवहारवादी है, बिहेवियरिज्म, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो इन्होंने वातावरण को ज़्यादा अहमियत दी है। ठीक है, तो वाटसन ने इसकी परिभाषा भी दी थी कि मुझे आप कोई भी बच्चा दे दो, मैं आपको जो कहेगा, चोर, लुटेरा, डाकू, शिक्षक, दार्शनिक, जो भी कहोगे वो बना दूंगा। तो ये कहता है जो व्यवहार है, वातावरण है, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन किस विधि को व्यवहार में स्वीकार नहीं करते? हमने एक विधि की थी, तो उस विधि में हमने बात की थी, जो वाटसन है उनकी जो विधि थी वो बही दर्शन थी। ठीक है, तो बही दर्शन थी, और वाटसन जो बही दर्शन है उसका विरोधी किसका था? वो अंतर्दर्शन के विरोधी थी, यानी उन्होंने अंतर्दर्शन को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो बही दर्शन के प्रतिपादक भी थे और अंतर्दर्शन के विरोधी भी थे, स्वीकार नहीं किया था। अगला है, मनोविज्ञान का जन्म जिसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? ठीक है, तो मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में तो आया था 1920 में। ठीक है, और एक विषय के रूप में यह आया था, जो मनोविज्ञान है एक विषय के रूप में कब आया था? मनोविज्ञान एक विषय के रूप में आया था 1920 में, और मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में आया था दर्शन शास्त्र की 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो आप अनुमान लगाइए मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ, एक शाखा के रूप में हुआ था? तो इसका वैसे सन पूछे तो 1900 हो जाएगा। इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु के समय की यह बात है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को आधुनिक काल का मनोविज्ञान नहीं माना है? 48 आंसर बताइए इसका क्या होगा? लॉक है, स्किनर है, वुडवर्थ है, मैकडूगल है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? ये व्यक्ति के मन का अध्ययन है, मनोविज्ञान के अर्थ को बताना है, ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। 49 नंबर क्वेश्चन सही क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यही है, किसने मनोविज्ञान को आधुनिक काल का मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही या अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। यह मनोविज्ञान को शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। ठीक है, और व्यवहार का अध्ययन भी करता है, तो ये बात इससे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ये भी ग्रेड जो सेकंड का पेपर हुआ 2010 में विज्ञान का, उसमें आया हुआ है। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन की भावना पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये बात पूछी है यहाँ पे। तो इनाम का प्रलोभन देकर, ठीक है, तो इनाम का प्रलोभन देना, ठीक है, तो ये इसमें गलत बात है। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना सही है, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्रदान करेंगे और बाल को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ प्रलोभन दे करके उसको एक प्रकार से अलग करने की कोशिश है, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो सारे साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे किसी भी टेट एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? पहला है शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी का जो ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ 2010 में, उसमें भी पूछा गया था 51 का। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थी का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना।
महत्वपूर्ण योगदान पूछा है तो इसका लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि अगर उचित शिक्षण विधि अध्यापक अपनाएगा तो उसका शिक्षण है वो स्वयं रुचिकर हो जाएगा और बच्चा आसानी से सीख पाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। उर्दू ग्रेड 2 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। 52 सही आंसर बताइए भी कौन सा होगा। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो व्यक्तिक जो मनोविज्ञान है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, वो कुछ नहीं होती। तो यहाँ ये क्वेश्चन है वो इसका आंसर है वो सही है, यानी ये नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ये भी ग्रेड 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 53 का देखिए, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी नहीं है, छात्रों को प्रेरित करने में उपयोगी नहीं है, पशुओं पर प्रयोग करने में उपयोगी नहीं है। तो 53 का कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए, बालकों का मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में भी उपयोगी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है, छात्रों को प्रेरित करने में भी है, पशुओं पर प्रयोग करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान है वो उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये उपयोगी नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? गणित ग्रेड 2 2010 में आया हुआ है। औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। 54 सही आंसर बताइए भी। तो आई होप इसका आंसर तो आप सब जानते होंगे, राजनीतिक मनोविज्ञान आ जाएगा। पॉलिटिकल जो है साइकोलॉजी है वो इससे कोई मैं कहीं भी रिलेटिव नहीं करता इन चीज़ों से। उद्योग, क्लिनिकल और असामान्य मनोविज्ञान है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती है। अगला, हकलाने का मनोविज्ञान कारण है। हकलाने का मनोविज्ञान कारण है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र होना, त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। वाक्शैली का मतलब बोलने की जो शैली है, गलत ढंग से बोलना। तो हकलाने का जो कारण पूछा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, भी बच्चा किस कारण से हकलाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या हो सकती है, तो कौन सा उत्तर सही आएगा इसका? तो देखिए, ये जो पहला ऑप्शन इसमें है, घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, ये हकलाने की गति को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन पहले से ही अगर बच्चा इस तरह से कर रहा है तो उसमें इसका प्रभाव नहीं होता। शब्द भंडार का पर्याप्त होना, ये भी कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है बच्चा बोलने में सक्षम ना हो या सही तरह से अपनी बात ना रख पाए, वो शब्द भंडार का कारण हो सकता है, लेकिन हकलाने के पीछे इसकी वजह नहीं होती। त्रुटिपूर्ण वाक्शैली ये भी नहीं होता। तो संवेगों का तीव्र होना, वो मतलब जल्दबाजी में अपने जो इमोशन है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जो शब्दों को सही प्रवाह गति के साथ नहीं बोल पाता, बीच में अटक जाता है या हकलाता है, इस तरह की जो दिनचर्या होती है वो आ जाएगी। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? विज्ञान ग्रेड 2 2010 में आया हुआ है। प्रोबेल, पेस्टालॉजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो। 56 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर बताइए भी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पेस्टालॉजी। कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो पेस्टालॉजी ने कहा था। अगला है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है यहाँ पे। संस्कृत ग्रेड 2 2010 में आया हुआ है ये। जॉन डीवी वाटसन, हल स्किनर। कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी वाटसन, हल स्किनर। 57 नंबर, देखिए कौन सा सही होगा। जिसमें जॉन डीवी है वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, पहला ऑप्शन इसमें सही है। वाटसन थे, हल थे, स्किनर थे। इन्होंने मानव के व्यवहार का अध्ययन किया है, अधिगम के नियम, सीखने के जो नियम हैं, किस प्रकार से सीख सकते हैं और व्यवहार कैसे कर सकते हैं। प्रयोग भी इन्होंने किए थे अलग अलग चीज़ों से, किसी ने बच्चे पे किया था, किसी ने चूहे पे, मतलब अलग अलग तरीके से उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन इन्होंने सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया हुआ है। तो जॉन डीवी ये मतलब एजुकेशन जो शिक्षाविद थे वो थे जॉन डीवी, मनोवैज्ञानिक ये नहीं थे।
ठीक है। अगला है निम्न 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। काफ़ी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं अभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता, असामान्य होता है, औद्योगिक होता है, पशु मनोविज्ञान भी होता है। तो मुझे कोई भी बालक, तो ये शायद सेकंड टाइम आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आई होप सब जानते होंगे। वॉटसन ने कहा था व्यवहारवाद को इन्होंने महत्व दिया था, व्यवहारवाद को इन्होंने जन्मदाता कह सकते हो, बिहेवियरिज्म जो मैंने पढ़ा था। तो तुम मुझे बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कुछ भी का मतलब यहाँ है मैं उसको शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, दार्शनिक, महात्मा, चोर, लुटेरा, डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ कहता है। उसके व्यवहार में उसको ऐसे ही डाल दूंगा तो बच्चा वो जिस माहौल में रहेगा उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा। तो ये शब्द किसने कहे थे, ये वॉटसन ने कहे थे। और ये किस प्रकार की जो उनकी संप्रदाय को इंगित करता है, ये तो व्यवहारवाद को इंगित करता है। ठीक है, तो व्यवहार उस व्यक्ति को उससे ऐसा बना देगा। अगला है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये भी क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर आप बता दीजिए भाई। 56 का अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई लैटिन। उर्दू ग्रेड सेकंड 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, यह उपागम है। यानी किस प्रकार के अप्रोच में आता है ये। छात्र ग्रुप में रह करके चर्चा करे, डिस्कशन करे और समस्या का हल निकाले स्वयं, और शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका हो, यानी जहाँ जरूरत हो शिक्षक अपना इंटरफेयर करे, अन्यथा बच्चों को आपस में डिस्कशन करने दें। तो सिस्टम उपागम है, मल्टीमीडिया उपागम है, निर्मित वाद उपागम है, मृदु उपागम है। किस प्रकार का अप्रोच इसमें आएगा, तो निर्मितवाद उपागम आ जाएगा। मतलब जहाँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे अध्यापक है वो सब कुछ बच्चों पे छोड़ देता है, उनके सामने समस्या रख देता है, बच्चों को समस्या का समाधान खोजने के लिए कहता है। बच्चे आपस में डिस्कशन मेथड के द्वारा उस समस्या तक पहुँचते हैं, संभावित समाधान वो निकालते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक एक मार्गदर्शन का काम करता है। बच्चों को सुविधा अनुसार या ज़रूरत के अनुसार उनको डाटा या जो आंकड़े हैं या उनकी समस्या के बीच में कहीं ना कहीं इंटरफेयर वो ज़रूरत के समय कर देता है। ठीक है, तो सुविधा के अनुसार वो मतलब भूमिका में होता है, एक शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका में वहाँ रहता है। तो निर्मितवाद उपागम इसको कहा गया है। आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चन अच्छे रह रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं और आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। निम्न में से कौन सा कृत अपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। मतलब कौन सा कृत का मतलब कार्य, अपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जुआ खेलना, दिवास्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। तो फिर 63 देखिए, 63 का ये ग्रेड सेकंड में संस्कृत के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए कौन सा कृत्य अपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जुआ खेलना, ये मतलब अनैतिक जो चीज़ें होती है उनके दायरे में आने वाली चीज़ें हैं। तो अनैतिकता का संबंध जुआ खेलना से है। दिवास्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन जुआ खेलना ये नैतिकता के विरुद्ध है, ये आचरण के विरुद्ध है, सभ्यता चरित्र की जो चीज़ें आती हैं उसमें आ जाता है। तो ये अपचारिक कृत्य में आता है। शिष्टाचार की अगर बात करें उनमें से नहीं है, कहने का मतलब। अगला है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकाले, ये किस उपागम की ओर संकेत करता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 क्वेश्चन पहले ही हमने इसके ऊपर चर्चा की है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी चेंज की है। ठीक है, तो हिंदी ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम इसका आंसर रहेगा निर्मितवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता यानी अंदर छिपी हुई जो क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसका परिपूर्णता में विकास करते हैं, यानी पूर्ण रूप से उसका विकास करते हैं, कथन किसका है। विवेकानंद ने कहा था, स्किनर ने कहा था, पेस्टालॉजी या पेस्टालॉजर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो 65 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हमारे महान दार्शनिक रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनका ये विचार था। ठीक है, तो मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और तभी वो पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, परीक्षा के स्थल पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्यों। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है,
तो ये कहने का मतलब है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी हम बच्चे की परीक्षा एनुअल या हाफ ईयरली जो परीक्षा है वो लेकर के बल्कि बच्चे का लगातार हम मूल्यांकन करते रहें, सतत मूल्यांकन चलता रहे। ज़रूरी नहीं इसमें अंकों के आधार पर मूल्यांकन करें, बहुत सी तरीके होते हैं बच्चों का किसी प्रकार से हम टेस्ट लेकर के किसी प्रकार की उनकी एक्टिविटी बच्चों से करवा करके उनका लगातार बच्चों का मूल्यांकन असेसमेंट उनका चलता रहे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये किस प्रकार का है और इसमें क्यों इसको कहा गया है, इसमें सभी उत्तर आ जाएगा भाई। संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन भी होता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, सतत, और यह तो इसमें क्वेश्चन में ही बात है, तो ये तो आना ही चाहिए था। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है। देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति है मनोविज्ञान की प्रकृति है वो तो दार्शनिक है। क्यों है दार्शनिक? मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? दार्शनिक है। क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान कोई अलग विषय नहीं था पहले, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में आया था, यानी इसी का एक पार्ट था। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी एक अलग विषय था और मनोविज्ञान को फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। ठीक है, कब तक? 1900 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा बनकर आया और 1920 ईस्वी में मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की प्रकृति है वो दार्शनिक है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पूछा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, कारण बताना है। तो यहाँ पे पूछा केवल शब्द आया हुआ है, रोंग है, केवल आया है, रोंग है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन, यहाँ पे सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन का मतलब ये व्यवहार का विज्ञान यहाँ पे कह दिया। यहाँ कहा है शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम क्वेश्चन को नेगेटिव तरीके से निकालें ना, इसके आंसर अगर ये देख लें कौन सा नहीं होगा तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पे ये मैंने पहले भी बात बताई थी, तो इस तरह की जो चीज़ें आती है वो नेगेटिविटी को दर्शाती है। तो मोस्टली इसमें जो आंसर है वो गलत होते हैं अगर हम तुक्का भी लगाएं तो। ठीक है, और यहाँ पे वैज्ञानिक शब्द भी दिया गया है, तो विज्ञान के साथ, तर्क के साथ, यानी कारण जानना, समस्या का समाधान निकालना, ठीक है, कारण जानने का प्रयास करना, वो मनोविज्ञान के साथ शिक्षा में मनोविज्ञान जब आया तो इसने कारण जानने का प्रयास किया, तभी हम व्यवहार को बदल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई रीजन नहीं होगा, कारण हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, तो उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन तक थे भी आप आपके साइकोलॉजी के। नेक्स्ट इसकी सीरीज चलती रहेगी। आपका इस सीरीज़ के प्रति कैसा जुड़ाव रहा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं भी। नेक्स्ट इसके जो बाकी क्वेश्चन है इसी सीरीज़ के वो लगातार चलते रहेंगे जब तक आपका जो टेट एग्ज़ाम है वो नहीं हो जाते या आपकी तैयारी है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी। और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और देखिए, क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन को उलट पुलट करके उनके आंसर, उनके जो सॉल्यूशन है वो नहीं देखोगे, तब तक आपको इस चीज़ों के बारे में जो क्लियर है वो नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए और उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब सेम भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि उस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, तो वही की वही स्टेटमेंट हो सकता है ना आए, लेकिन उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट पूछ लेगा, उसके आंसर ऊपर नीचे कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो एक तरह से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आई थिंक आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक जब तक नई वीडियो हम जारी करते हैं तब तक आप अपनी तैयारी है वो भी जारी रखिए, और जैसे ही नई वीडियो आती है हम आपके लिए शेयर कर देंगे। थैंक यू।